नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन की उन 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी आपके लिए सबसे जरूरी है यह समझना आसान नहीं होता। इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके लिए चुन कर लाते हैं 3 ऐसी अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपकी सुरक्षा या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारा मकसद है कि कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी मिले, जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें कौन सी, वो देखिए। नोएडा हिंसा, जिसका पाक कनेक्शन क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है, यह सवाल है, क्योंकि साजिश की बात भी निकलकर सामने आ रही। तमाम जो सबूत हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उन्हें अब एक एक करके जोड़ा जा रहा है कि जो हिंसा हुई उसका क्या कुछ कनेक्शन है। क्यूआर कोड निकल कर आया और एक टूल किट का भी जिक्र किया गया है। साथ ही साथ सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है कि आखिर बिहार का किंग कौन होगा, जिसमें सबसे आगे इस वक्त सम्राट चौधरी चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। शाम 4 बजे उस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही साथ अब दिल्ली से देहरादून दूर नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नोएडा हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा हिंसा पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आने की बात आ रही है। नोएडा हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन, यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया कि नोएडा की घटना किसी साजिश की ओर इशारा कर रही। भीड़ जुटाने के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। क्यूआर कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। व्हाट्सएप के जरिए माहौल पूरा भड़काया गया है, जिसमें 50 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट भी पकड़े गए। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाई गई। यूपी एसटीएफ ने अब मोर्चा संभाल लिया है। जांच जो है यूपी एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। इसको लेकर 2 सोशल मीडिया एक्स हैंडल्स पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। नोएडा हिंसा पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। इस हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया, जिसमें भीड़ जुटाने के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। पहले क्यूआर कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर लोगों को भड़काऊ मैसेज भेजे गए। यानी अब नोएडा की घटना को लेकर एक ग्रुप भी सामने आया है, जिसमें बातचीत में यह नजर आ रहा कि कैसे प्रदर्शन में शामिल होना है और उस प्रदर्शन में क्या कुछ करना है। वो जो है कनेक्शन देखने को मिल रहा है। ये आपको चैट दिखाते हैं, देखिए। ये वो ग्रुप है। सब भाइयों और बहनों से अपील है कि मिर्ची पाउडर ले चलें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इकट्ठा हो। इसका जिक्र जो है वो किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट देखिए आप, ये क्या लिखा है, सब भाइयों बहनों से अपील है कि मिर्ची पाउडर ले चलें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। यानी एक साजिश जो है वो इससे नजर आ रही है। और देखिए क्या, भाई लाठी और कुछ नहीं, मिर्च पाउडर ले चलो, बस बात खत्म। ये कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक हड़ताल चलेगी भाइयों और बहनों। ये वो ग्रुप है जिसमें लोगों को जोड़ा गया और क्यूआर कोड के जरिए इन्हें जोड़ा गया। अब इसके जरिए क्या समझ में आ रहा है, आप वो समझिए कि उस क्यूआर कोड के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। इसके जरिए भड़काने की कोशिश की गई थी भीड़ को। और वो तस्वीर भी देखने को मिली कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर नजर आए और हिंसा करते हुए नजर आए थे। ये वो पूरी चैट है और इसमें ऑडियो नोट भी है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक
हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। साथ ही साथ अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। नोएडा की घटना किसी न किसी साजिश की तरफ संकेत करती है। अभी मेरठ और नोएडा से 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर, भारत विरोधी मानसिकता के लोग, जिनसे निरंतर इन 4 आतंकवादियों से संवाद की बात आगे आ रही है, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले तो हम अपने श्रमिक भाई बहनों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित लोगों की हाथ की कठपुतली न बने और किसी साजिश का हिस्सा न बने। सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है। आपकी कोई बात है, कोई मांग है, आप सरकार से कहें। हमारे अधिकारी वहां हैं। अभी प्रदेश के 4 बड़े अधिकारियों को भी आप सबसे वार्ता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। आप उनसे बात करें। आपकी मांग और आपकी जो बात है उसके प्रति सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। और इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ संतोष पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ लखनऊ से सुशील तिवारी जो है ब्यूरो हेड वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुशील का रुख करते हैं। सुशील, एक बड़ी साजिश जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ये चैट निकलकर सामने आए कि मिर्ची पाउडर लेकर जो है भीड़ इकट्ठा करने की बात की गई और तब तक जो है हड़ताल जारी रखने की बात की गई जब तक की सुनवाई ना हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है और ये पाकिस्तान कनेक्शन है, काफ़ी गंभीर है मामला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जगह लगातार प्रदेश में लगातार विकास का काम कर रहे हैं, लगातार इंडस्ट्रीज को ला रहे हैं। तो लोगों को देखा नहीं जा रहा है कि इतनी उद्योग आ रहे हैं, इतना रोजगार मिल रहा है। तमाम जो युवा हैं आज योगी जी के साथ मिलकर आज प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए युवाओं को भड़काया गया, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो एक बड़ी शक्ति होता है। उसी शक्ति को भड़काने के लिए पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्शन इससे जुड़ रहा है। और जहां तक कि अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह ये आंदोलन हुआ अचानक हुआ है, ये सब तैयारियां पहले से थी और ये बहुत ही गोपनीय रखी गई थी, क्योंकि जिस तरह एक ग्रुप है वो ग्रुप काम कर रहा था, लगातार QR कोड दे रहा था, लोगों को जोड़ रहा था। और इसमें तमाम जो ऐसे लोग थे, जो असामाजिक तत्व थे, जो राष्ट्र विरोधी तत्व थे, वो इसमें लगे हुए थे। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की जो प्रगति हो रही है पिछले 9 सालों में, उन 9 सालों में जो योगी जी ने योगदान दिया है प्रगति में, पूरे देश में अगर देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ चुका है। तो इस प्रगति को देखा नहीं जा रहा था। मुजफ्फरनगर में योगी जी बाकायदे जनसभा कर रहे थे। तमाम जो वहां पर बेरोजगार मेले, जो रोजगार मेला वहां पर आयोजित चल रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए पूरा प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं योगी जी पे निशाना साधा गया। तो योगी जी ने कहा इससे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए उन्होंने 4 हाई पावर कमेटी 4 सदस्यीय भेजी है। उसमें कहा है कि जो भी श्रमिक है उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात पूरी की जाए। लेकिन जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जो कहीं ना कहीं बैकडोर से इस पूरे माहौल को गरमा रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। STF लगी हुई है और यहाँ तक कि STF का पूरा जाल बिछा हुआ है। और यहाँ तक कि जो ACS होम संजय प्रसाद, वो भी आज DGP ऑफिस पहुंचे। 7वें फ्लोर में पूरा वहां पर CCTV कैमरे लगे हैं, नोएडा का पूरा हाल जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है, बहुत ही ये गंभीर मामला है। इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं STF नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है और ये कनेक्शन का एक एक सदस्य वो बेनकाब होगा और देश के सामने होगा। और उत्तर प्रदेश में जो इस तरह की गतिविधियां में शामिल पाई जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। संतोष, कोई बड़ी साजिश जो है उसकी बू कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि ये जो चैट सामने आया है इससे एक बात तो साफ हो रही कि मिर्ची पाउडर का जिक्र किया जा रहा है, यानी तैयारी पहले से थी, इरादे नेक नहीं थे और नोएडा को जलाने की बात कहीं ना कहीं इससे पुख्ता होती नजर आ रही है। उसकी तस्वीर तस्दीक कर रही थी। जिस तरह की तस्वीरें कल सामने आई थी, गाड़ियों में आग लगा दी जा रही थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही थी। नहीं, सही बात है। जो हाई लेवल कमेटी के अधिकारी थे दीपक कुमार, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जैसे कि जो श्रमिक है, जो नौकरी करता है,
वो अपनी फैक्ट्रियों को क्यों आग लगाएगा। उन लोगों ने बातचीत भी की उन लोगों से। और आपको मैं एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा जी। कि अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद से कई लोग पकड़े गए थे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। वो कैमरा लगा रहे थे इधर उधर, जो पाकिस्तान में बैठे लोग उस कैमरे को ऑपरेट कर रहे थे, चीज़ों की गतिविधियों को देख रहे थे। जब से ये एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है उसके बाद लोगों में और ज़्यादा ये सक्रिय हो गए थे। उन्हें निवेशक जो यूपी में बाहर से आ रहे हैं वो शायद वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यूपी का जो विकास है वो बाहर के लोगों को जो मतलब जो दुश्मन है या जो नहीं चाहते कि यूपी का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, वो उस समय एक्टिव हो चुके थे। और एसटीएफ ने और पुलिस ने तमाम ऐसे जासूसों को गाजियाबाद मेरठ से पकड़ा भी था, जिन लोगों ने तमाम जगहों पे कैमरे भी लगाए थे, जिनको कैमरे पुलिस ने खैर सर्च किए। और आपको एक बात और बता दूं, अभी जो नोएडा पुलिस ने और जो डीजीपी पुलिस की मॉनिटरिंग में पाया गया है कि जो तमाम श्रमिक थे उनके हाथ में कल डंडे थे। मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि जो श्रमिक था, मजदूर था, उसके हाथ में वो डंडे कहाँ से आए। और आपको बताऊं कि डंडे भी एक जैसे, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ने ला करके इन लोगों के बीच में बांटा है। और ये इसमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो श्रमिक नहीं थे। कुछ उपद्रवी तत्व, जिसको पुलिस भी मान रही है और जांच एजेंसियां भी मान रही हैं, कुछ उपद्रवी तत्व बाहर से आकर के इन भीड़ में शामिल हो गए और इन्हीं लोगों ने फैक्ट्रियों के आगे तोड़फोड़ की। और तमाम, क्योंकि उनका मकसद ये था कि ये मैसेज दूर तक जाए और जो निवेशक यूपी में आ रहे हैं, जिनको प्रदेश सरकार या योगी सरकार लेके आ रही है, तो उनके कदम थोड़ा सा रुकें। लेकिन जो पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने समय रहते पूरी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया है। आज अभी जैसे प्रमुख सचिव श्रम से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा तमाम जो लेबर संगठन है उनसे बात हो रही है, उनकी जो डिमांड है उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके रहने के लिए तमाम संसाधन जुटाए जा रहे हैं। और जो उनका सैलरी के इजाफे की बात की जा रही है, वो भी कल रात में देश सरकार बैठ करके लगभग गौतम बुद्ध नगर में 2 से 3 हज़ार रुपये तक का सैलरी का इजाफा किया गया है। अभी तक क्या होता था कि जो मिनिमम वेजेस होते थे वो पूरे यूपी के लिए एक जैसे होते थे, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के खर्चों को देखते हुए जो वेजेस हैं बाकी ज़िलों से अलग कर दिया। मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में जो वेजेस मिनिमम होंगे वो अन्य जनपदों से ज़्यादा होंगे, जिससे कि यहाँ के श्रमिकों को राहत मिल सके और जो उनकी मांग थी जिससे वो संतुष्ट हो सकें और ज़्यादा उनको ओवरटाइम या जॉब में जो भी समस्या है। लेबर प्रमुख सचिव ने ये भी कहा कि यहाँ पे कुछ नंबर, टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, अगर किसी श्रमिक को कोई दिक्कत है तो उस नंबर पे वो कॉल करके सीधे अधिकारियों से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या से को बता सकते हैं। बस उनसे एक अपील की गई है किसी भी वापस लौटता, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, गुमराह बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। पटना के लोक भवन के लिए रवाना हो चुके हैं नीतीश कुमार। यह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा सौंपते हुए नजर आएंगे और उसके बाद से शाम 4 बजे विधायक दल की जब बैठक हो जाएगी उसके बाद से नेता चुना जाएगा और फिर नाम का ऐलान भी किया जाएगा, जिसमें सबसे आगे सूत्रों की अगर माने तो सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। बिहार की राजनीति में हलचल इस वक्त तेज है। बिहार की राजनीति से जुड़ी यह बेहद अहम खबर। अब से कुछ ही देर में नीतीश कुमार इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, राज्यपाल के पास पहुंचेंगे और जहां पर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। पटना के लोक भवन के लिए रवाना हो चुके हैं नीतीश कुमार। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फ्लीट आपको नजर आ रही होगी। नीतीश कुमार की फ्लीट जो है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैठक, इस्तीफा और सत्ता का नया अध्याय इसके बाद लिखता हुआ नजर आएगा। नीतीश के बाद सम्राट युग की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। अब आप देख सकते हैं इसमें नीतीश कुमार आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। अब बिहार की राजनीति में आप करीब 20 साल बाद बीजेपी का पहला कोई बीजेपी का पहला जो चेहरा होगा वो मुख्यमंत्री पद पर
नजर आएगा। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर चर्चा तेज है। पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई थोड़ी देर बाद नजर आएगी। शाम 4 बजे के आसपास नाम का ऐलान जो है वो किया जाएगा। अभी जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं वो नीतीश कुमार की फीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो है वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुने गए हैं और अब थोड़ी देर बाद वो इस्तीफा सौंपते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ऋतु हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट, न्यूज रूम का रुख करते हैं। ऋतु, क्या कुछ अपडेट, अभी क्या हलचल आप देख पा रही हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर एक तरफ नाम आगे चल रहा है और कुछ ही देर बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है वो थोड़ी देर बाद इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। पटना के लोक भवन की तस्वीर जो है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। डेफिनेटली आशीष, और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, जो अटकलें इस वक्त बहुत तेज है कि सम्राट चौधरी नए चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इस वक्त बनाए जा सकते हैं। और ये तस्वीरें क्योंकि बहुत दिलचस्प हो जाती है, अब देखेंगे साथ में सम्राट चौधरी मौजूद है नीतीश कुमार के। सबसे इंटरेस्टिंग कड़ी है, अब ये सवाल उठ रहा है कि इसके बाद क्या सम्राट युग का कहा जाए एक नया पेज, एक नया चैप्टर रखा जाने वाला है और सम्राट युग शुरू होने वाला है। अभी तक नीतीश युग की तस्वीर हमने दिखाई थी, विकास किस तरीके से उस दौरान हुआ था। अब क्या सम्राट चौधरी ही बिहार के नए चौधरी बनने वाले हैं? इन अटकलों पर कितना अगर कहा जाए, इसको लेकर के चर्चाएं की जाए, जब से अगर सम्राट चौधरी के राजनीति में प्रवेश का जिक्र करें, राजद से वो राजनीति में प्रवेश करते हैं, उसके बाद जेडीयू में भी जाते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं 2018 में, उसके बाद 2019 में उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री डेप्यूटी जो सीएम है उनके पद को भी, महत्वपूर्ण पद को भी वो संभालते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कंधों पर। और खास तौर पर उस समय में जब पार्टी को बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरना पड़ रहा था, उस दौरान भी बिहार में वो अडिग होकर के एक स्टेबल फोर्स के तौर पर एनडीए को हो या फिर वो जिस भी घटक दल के साथ रहे हो, उसने खास तौर पर सपोर्ट भी किया है, सम्राट चौधरी को आगे भी रखा है। और उनका उगता सूरज अगर देखा जाए राजनीति में, हर एक पेज पर बहुत छोटी सी उम्र में मंत्री बन गए थे जब वो राजद से एंट्री लेते हैं, और इसके साथ साथ तस्वीर बन जाती है कि सम्राट युग का अगर ये शुरुआत होती है तो क्या 3 दशकों के बाद बीजेपी इन फुल फॉर्म एक्शन आने वाली बिहार में, और क्या सस्पेंस फैक्टर यहां पर वर्क करेगा या फिर जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल एक नया फेस लेकर बीजेपी आती है, ये कोई तस्वीर रहेगी। बहरहाल तस्वीरें आशीष बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नीतीश कुमार कहा जा रहा है आज रिजाइन करेंगे और ये तस्वीर सामने आ रही है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है सिर का जो ताज है वो किसको बनाया जाएगा पाटलिपुत्र में। इस दफा क्या होने वाला है पटना की सड़कों पर, बिल्कुल, और गलियारों ये में सुबह से ऋतु जो है तस्वीरें देखने को मिल रही है। जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो नीतीश के चाहने वाले हो, चाहे सम्राट चौधरी के चाहने वाले हो, उन सब की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और ये भी खबर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। ऋतु, और अब सिर्फ और सिर्फ नाम का ऐलान होना महज बाकी। और इससे पहले मैं आपको एक कड़ी याद दिलवाना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए थे और उस दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सम्राट चौधरी का कद बढ़ाया जाएगा। इस बात से कहीं ना कहीं अटकलें लगनी शुरू हो गई थी सियासी गलियारों में कि कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज आ सकता है, क्योंकि 2024 में चुनाव होता है, ऐसा क्या हो गया, इतनी हड़बड़ाहट में ये चेहरा क्यों बदला जा रहा है। और खास तौर पर उन चेहरों पर भी चर्चा भी बहुत तेज है। सम्राट चौधरी क्योंकि सबसे प्रबल तौर पर दावेदार बताए जा रहे हैं, इस रेस में नंबर 1 लिस्ट में है। अब इस बात को समझना और इस अध्याय को समझना, इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझिएगा, नीतीश कुमार जो लेगेसी छोड़कर गए हैं, उस लेगेसी को आगे बढ़ाने में क्या सम्राट चौधरी उसको आगे प्रबल तौर पर बढ़ा पाते हैं। अब एक और चीज,
एक और कड़ी में जोड़ देती हूं, सम्राट चौधरी जो है बहुत करीबी जो है माने जाते नीतीश कुमार के, क्योंकि सम्राट चौधरी के पिता जो थे, जो संस्थापक थे समता पार्टी के, वो उनके अपने बेहद करीबी थे और उनके बेटे हैं सम्राट चौधरी। अब समझ लीजिएगा राजनीतिक इतिहास रहा है और उनको विरासत में मिली है राजनीति। शकुनी चौधरी का आप जिक्र करें, उनके पिता का नाम है, वो भी जो है बड़े नेता के रूप में जाने गए और ये पहली बार होगा बिहार में। अगर बात की जाए, ये दूसरे नेता के तौर पर होंगे जो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम होने के बाद मुख्यमंत्री जो है बनते हुए नजर आएंगे। सुशील हमारे साथ बने, उनका भी रुख कर लेते हैं। ऋतु आपके पास वापस लौटेंगे एक और अपडेट के साथ, लेकिन सुशील अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है औपचारिक ऐलान का जिसमें सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जिस तरह अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है, अगर देखा जाए तो उनका एक लंबा समय था, वो समय खत्म हो चुका है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी का समय शुरू होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और बिहार में पहली बार इतने लंबे आज़ादी के बाद पहला मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी एक इसको अलग तरीके से देख रही है और सम्राट चौधरी पर जिस तरह लोग दांव लगाने के बीजेपी मूड में है, क्योंकि उनको लगता है कि सम्राट चौधरी उनकी मंशा पे खरे उतरेंगे। अगर माना जाए तो चाहे अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, दोनों के बड़े नजदीक माने जाते हैं और ये कुशवाहा जाति से हैं, तो कुशवाहा जाति यादव जाति के बाद सबसे बड़ी जाति वहां पर मानी जाती है। तो ऐसे में ओबीसी कार्ड फिर से बीजेपी यहाँ खेलने जा रही है और ओबीसी, इससे पहले नीतीश कुमार ओबीसी थे, कुर्मी जाति से थे। तो ये पूरा जो समीकरण है बहुत ही एक अच्छा समीकरण बीजेपी बना के चल रही है और अगर माना जाए तो धीरे धीरे वहां पर तमाम बड़े नेता बिहार पहुंचने लगे। पटना में इस वक्त नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो मौजूद हैं। और आज के बाद बिहार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का कार्य करेगा, तो वहीं एक युग की समाप्ति भी आज हम लोग अनुभव करेंगे। 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका कार्यकाल, उनकी कार्यशैली, उनके अनुभव का लाभ जिस तरीके से बिहार वासियों को मिला और जिसने यकीनन बिहार को जंगल राज के उस दौर से, बर्बादी के उस दौर से निकाल कर यहाँ तक लाने का काम किया, जहाँ से हम लोग एक नए बिहार और विकसित बिहार की उम्मीद रख सकते हैं। ऐसे में बिहार और कोई भी बिहारी, भले वो उनका समर्थक रहा हो नहीं रहा हो, कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों को, उनके बिहारियों के प्रति समर्पण को ना कभी भूल पाएगा और हमेशा उनके दिखाए मार्गदर्शन पर यकीनन चलने का काम करेगा। ऐसे में मैं मानता हूं कि कुछ घंटों के बाद जब नए नेतृत्व के नाम की घोषणा औपचारिक तौर पर की जाएगी, तो वो नए मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से ही बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की ओर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लेकर चलने का कार्य करेंगे। विपक्ष का कहना है कि हम लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य देखिए बीजेपी की वजह से राज्यसभा पद से रिटायर होंगे। ये वही विपक्ष है ना जो मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर टिप्पणी आरोप करने से भी पीछे नहीं हटे। किस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कार्यों को लेकर इस विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक युग का जो है वो अंत होगा। जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से बिहार को आगे ले जाने का उन्होंने काम किया, अब वो मार्गदर्शन के रूप में नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को भी करारा जवाब देते हुए नजर आए, जहां विपक्ष घेरते हुए नजर आ रहा था। और ऋतु हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ऋतु, चिराग पासवान को आपने भी सुना होगा, इशारा साफ है कि अब एक युग का जो है वो अंत होगा, लेकिन इस नीतीश युग के अंत के बाद सम्राट युग की तैयारी जो है वो की जा रही है।
आशीष साइलेंटली और बहुत ही सधे हुए शब्दों में चिराग पासवान बोल गए और उन्होंने नाम बिना लिए ही ये कह दिया और सहमति दे दी कि जो आला कमान का फैसला होगा वही सही होगा। और एनडीए खेमे में वो भी आते हैं एलजीपीआर, चिराग पासवान की जो कड़ी है वो भी बहुत मजबूत कही जाती है। अब मैं आपको जरा जातिगत फैक्टर्स भी जरा बता दूं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा प्रतिनिधि के तौर पर ओबीसी फैक्टर जो है उनके लिए बहुत प्रबल काम करता है। अब ओबीसी का चेहरा है, लिहाजा यहां पर जो समीकरण साधने का प्रयास हो रहा है। अब आप देखेंगे सवर्ण जाति जो है बहुत कम संख्या में बिहार में है और इस वक्त दबदबा जो है उन जातियों का है जो कि ज्यादा संख्या में है, जैसे कि कुशवाहा हो या कहा जाए यादव जो फैक्टर काम करता है। अब इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अभी तक तो ये जो आंकलन है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी को ही बिहार का इस वक्त कहा जाए उनको ही ताजपोशी की जाएगी और उन्हें ही सत्ता की चाबी सौंपी जाएगी। लेकिन अगर इन केस इसको फैसले को भी नहीं माना जाता और अगर ये भी सहमति नहीं बनती है तो कोई ऐसा चेहरा निश्चित तौर पर आएगा जो चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी फैक्टर्स हो, उन तमाम चीजों को एक टेबल पर ला करके एनडीए खेमे को मजबूत करे। अब एक और मॉड्यूल आपको बता देती हूं, यहां पर अभी तक ये लेगेसी रही है कि अभी जो फॉर्मूला था वो ये था कि जेडीयू का मुख्यमंत्री और 2 बीजेपी के चेहरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर यानी कि डेप्यूटी सीएम के तौर पर। अब ये फॉर्मूला उलट होने वाला है, यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू खेमे से। निशांत कुमार का नाम लगभग पक्का है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस रखा है, राजनीति में कोई बड़ी हलचल उनकी नहीं रही है। लेकिन दूसरा चेहरा क्या होगा? बिल्कुल, निशांत कुमार का आपने जिक्र कर दिया ऋतु, इसी से जुड़ा अगला सवाल था मेरा, क्योंकि निशांत कुमार ने ये साफ तौर से कहा है कि मैं नहीं बनना चाहता हूं। कई जगह उन्होंने इंटरव्यूज जो दिए हैं, बातचीत जो की है उसमें वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर भी आरोप लगे जैसा कि तेजस्वी और तेजप्रताप पर लगता है। सुशील का रुख करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरे को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं भूलना होगा कि डिप्टी सीएम की रेस में भी कई लोग हैं। सुशील, बिल्कुल, डिप्टी सीएम में कई लोग रेस में हैं, जबकि 2 नाम सामने भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो साफ हो चुका है। निशांत कुमार ने कहीं ना कहीं मना कर दिया है और निशांत कुमार हो सकता है डिप्टी सीएम के लिए वो दौड़ में नहीं है। तो ये पूरा जो मामला है 4 साढ़े 4 बजे खुल जाएगा। लेकिन 2 डिप्टी सीएम के नाम आ रहे हैं जो कि जेडीयू से हैं और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री बनेगा तो वो लगभग 4 बजे के बाद ही सम्राट चौधरी पर मोहर लगने की संभावना दिख रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी काफी दावेदार माने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो आए थे दिल्ली से बिहार आए थे, जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही बता रही थी। तमाम मीडिया कर्मी मौजूद थे, वो हंसते हुए निकल गए। तो ये सब जो दिख रहा है कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर मोहर लगती हुई दिख रही है। नितिन नवीन मौजूद है, राष्ट्रीय और आगे चलते हैं, वहां पर आगे चलते हैं और फर्ज कर लेते हैं कि सम्राट चौधरी जो है, हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या बदलेगा बिहार में? बिल्कुल, जो सम्राट चौधरी हैं कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार की पसंद भी है। तो नीतीश कुमार की पसंद होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा नीतीश कुमार जी का, क्योंकि नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा अनुभव है और बिहार में जिस तरह उन्होंने गुंडा राज खत्म किया है, विकास किया है, तो वो कहीं ना कहीं खड़े उतरने की उम्मीद से ही वो उनका समर्थन कर रहे हैं। और अगर देखा जाए अगर देखा जाए अमित शाह और प्रधानमंत्री के भी काफी वो चाहते भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि ये जरूर विकास के रास्ते पर चलेंगे और जिस तरह नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है तो सम्राट चौधरी भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम है इस दौरान भी उनका जो काम देखा गया है वो नंबर 1 वर्क है और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ठीक है। और आपसे कुछ ही देर बाद वो पिक्चर जो क्लियर होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया ऋतु आपका भी और सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहां रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।